हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एट योर होम। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4th। और इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3rd तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द एल्जेब्रिक मेथड, बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। देखो इसमें लिखा है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, बट कभी कभी क्वेश्चन जो आता है वो आता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। डायरेक्टली बोलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करो, तो मैं रिकमेंड करूँगा क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आना चाहिए, और उससे ही आप, अगर नहीं भी लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो तो उसी से करना है, जिससे कि गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो अभी हमारे पास है यहाँ पे ऑल 5 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस। When a student A takes a food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. तो अभी मैंने क्वेश्चन रीड आउट कर दिया है और आपको समझ में आ गया होगा हमें क्या करना है इसमें। देखो जो अननोन थिंग्स हैं, जैसे कि इसमें बोला है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, तो इन्हीं 2 थिंग्स को हम क्या मानेंगे, वेरिएबल्स लेट करेंगे इनको। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अभी हमने देखा कि 4th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें क्या क्या गिवन था कि एक बंदा है ए, उसने 20 डेज के लिए 1000 रुपीज पे किए हैं, और बी एक है वो 26 डेज के लिए कितने रुपए पे करता है, 1180। तो हमें इसमें फाइंड करना है फिक्स चार्जेस कितने हैं और कॉस्ट पर डे कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमें देखो इसमें एक ही बात याद रखनी है, जो हमें वो पूछता है ना कि व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर डे, तो उन्हीं को हमें वेरिएबल मानना है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा लिखने के लिए वो यही करेंगे हम, क्या कि लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी एक्स। देखो अभी इसने फिक्स चार्ज पूछा था, मैंने फिक्स चार्ज को ही एक्स मान लिया है, और सेकंड क्या इसने पूछा है कि पर डे, तो हम क्या बोलेंगे एंड कॉस्ट पर डे बी वाई। पर डे के लिए हमने एक दिन के लिए कितने रुपए मान लिए हैं उसके, वाई रुपीज। ठीक है, तो अभी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अगर हम करेंगे तो उसने जो इनके कहानी बोली है वो क्या बोली है कि ए एक बंदा है, फॉर ए वो फिक्स चार्जेस तो देगा ही, एक्स तो देगा ही, प्लस अगर वो वाई डेज के लिए कुछ मतलब कॉस्ट पर डेज वाई रुपीज है, तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 रुपीज। उसने डेज कितने लिए, अगर एक दिन का वाई रुपीज है तो 20 डेज के लिए उसने लिया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 वाई इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ठीक है, और फॉर बी के लिए हम क्या बनाएंगे एक्स, क्योंकि फिक्स चार्ज तो वो देगा ही, उसके साथ में जितने दिन के लिए उसने लिया है वो उतने दिन के लिए पर डे के हिसाब से भी तो देना पड़ेगा उसे रुपीज। तो हम क्या करेंगे प्लस उसने कितने दिन के लिए लिया है 26 डेज, तो 26 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1180 रुपीज। ठीक है, हमारी ये 2 इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। हम इसे सॉल्व करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ये एक्स और इसका जो हमें फर्स्ट स्टेप होता था वो क्या होता था, हमें यहाँ 0 बनाना होता था। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 20 वाई माइनस 1000 इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, प्लस का है वहां जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स प्लस 20 वाई माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्या करता हूं, एक्स वाई और यहां पे लिखूंगा 1। ठीक है, नीचे लाइन खींच के इस तरीके से ड्रॉ करके उसके बाद यहां ऐसे लिख लेते हैं। अब मैंने बताया था अगर मैं x के नीचे लिखूंगा तो क्या करूंगा, x के टर्म्स को मैं यहां से हाइड कर लूंगा थोड़ी देर के लिए। अब x को हमें नहीं देखना है, ठीक है। x को अगर मैंने हाइड कर लिया तो बचा क्या यहाँ पे 26 और 20, सॉरी
यहाँ पे 26 आएगा, है ना, क्योंकि ये 26, यही तो इक्वेशन मैंने लिखी थी। तो यहाँ पे क्या आएगा 20 और 26, तो यहाँ लिख देंगे हम 20 और यहाँ लिख देंगे हम 26। यहाँ पे क्या बचा -1000 और यहाँ है -1180, -1000 -1180। ठीक, अब बात आती है y की। y को अगर हम हाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे -1000 तो है, वो तो हमें पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे -1180 भी यहाँ पहले से लिखा हुआ है। बचा क्या, ये x के कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे माइनस मत समझ लेना, ये मैंने ऐसे ही साइन लगा दिए थे ताकि इक्वेशन देखती रहें। तो यहाँ पे 1 और 1 दोनों का कोफिशिएंट 1 ही माना जाएगा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1 1। ठीक है, अब 1 के नीचे मीन्स हम इनको छुपाएंगे, इस बार इसको और इसको हम हाइड कर लेंगे। ठीक है, x का कोफिशिएंट हमने पहले से लिखा हुआ है। बचा क्या 20 और 26, तो यहाँ हम लिख देंगे 20 और यहाँ क्या लिखेंगे 26। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे। तो आगे की स्टेप में हम क्या करते हैं, तो अभी मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं x अपॉन 20 26 -1000 -1180, यहाँ 1 1 और यहाँ 20 और 26 जो कि उनके कोफिशिएंट थे, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनका मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। x अपॉन, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, देखो 2 0 0, 2 8 16 का 6, 1 कैरी, 2 × 2 3 और 2 × 2, और यहाँ पे एक और 0 है तो एक और 0 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 26 जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, देखो माइनस का साइन तो फॉर्मूले में आता है, जब मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 26,000 होगा, तो माइनस का साइन एक और है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 26,000। ठीक, इज इक्वल टू y अपॉन 1 × 1000 करेंगे तो माइनस का 1000 ही आएगा, माइनस का साइन फॉर्मूले का बीच में होता है, और फिर माइनस का 1180 × 1 करूंगा तो माइनस का 1180 आएगा, तो प्लस का 1180 हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब 1 अपॉन ये 26 × 1 करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 26, और इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो -20। देखो माइनस का साइन हमेशा फॉर्मूले में बीच में लगता ही है। ठीक, अब मैं इसका बीच में सॉल्व, अभी देखो इसमें ये जो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस का है ना, तो ये माइनस का हुआ। ठीक है, तो अब मैं इससे सॉल्व करूंगा आगे, तो x अपॉन, देखो 26,000 में से 23,600 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 0 0 और 10 में 6 किया तो 4, तो इसमें से अगर ये माइनस होगा तो 0 0 4, और यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा 2। ठीक है, तो 2400 आएगा। इज इक्वल टू, यहाँ y के नीचे देखो यहाँ 1000 है माइनस का, ये पॉजिटिव का 1180, तो कितना बचेगा 180 बचेगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन 26 में से 20 माइनस होगा तो बचेगा कितना 6। तो यहां से हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2400 डिवाइड बाय 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर वहां पहुंचेगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 4 24 होता है, दिस मीन्स 400। ठीक, ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 180 डिवाइड बाय 6 यानी कि 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30। दिस मीन्स जो फिक्स चार्ज होगा वो 400 रुपीज होगा, और पर डे चार्ज कितना होगा उसका 30 रुपीज होगा। तो यहां से हमें सॉल्यूशन मिल चुका है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट वी हैव पार्ट सेकंड। अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. अभी देखो इस क्वेश्चन में हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, तो वो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम अब उन्हीं को क्या मानेंगे x और y। तो हम न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को y। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक, तो यहाँ लिखूंगा मैं सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर बी x, ठीक है, एंड द डिनोमिनेटर बी y। अब देखो न्यूमरेटर मैंने x माना है, डिनोमिनेटर को y माना है, तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। ठीक, क्योंकि न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे, तो फ्रैक्शन मेरा क्या बन जाएगा x अपॉन y। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसमें, तो इसने क्या बोला है कि अगर वो सब्ट्रैक्ट करेगा 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारा x, तो x माइनस 1 और डिनोमिनेटर तो वही रहेगा y, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा 1/3। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन निकल गई है, मतलब हमारा ये क्या हो गया, केस फर्स्ट हो गया है हमारा। ठीक है,
इसे हम थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो वाई भी वहां पहुंचा देंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो तो अभी देखो क्या है कि मैंने यहाँ पे 0 पहले ही बना लिया है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में 0 ही रखना होता है, तो मैं -3 को वहां आगे नहीं करूंगा, इधर ही रखूंगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन की। तो अभी हमारे पास सेकंड केस क्या है, सेकंड केस बोल रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर में +8 करते हैं तो दिस मीन्स न्यूमिनेटर तो वही रहेगा x, और y में क्या हो जाएगा +8, y +8 हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन से हमने इक्वेशन बनाना आना चाहिए, फिर क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो अब देखते हैं आगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये y +8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 4x इज इक्वल टू y +8। ठीक है, ये पूरा वहां आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा, y +8 ही रहेगा। अब हमें तो एक राइट हैंड साइड में 0 बनाना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4x, ये देखो प्लस का y वहां आके -y, और ये प्लस का 8 वहां आके -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, इनको हम ऐसे लिख लेंगे, ये 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से यहाँ लिख लिया है, ताकि हमें जब हम हाइड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ना हो इनके वेरिएबल वो कॉन्स्टेंट्स टर्म लिखने में। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, x यहाँ पे लिखेंगे हर बार की तरह, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, और नीचे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब x का हम हाइड करेंगे कोफिशिएंट्स, और y के लिख लेंगे क्या, -1 और -1, यहाँ क्या -8 और यहाँ -3, तो -8 और -3। अब हम y के हाइड करेंगे तो देखो -8 और -3 तो पहले से लिखे हुए हैं क्या, 4 और 3, यहाँ लिख लेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 3। अब देखो इन दोनों को हम हाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 4 3 और -1, तो 4 3 पहले से लिखे हुए हैं, यहाँ हम क्या लिख देंगे, -1 और -1। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले की तरह ही पूरे स्टेप्स सारे रिपीट करने में, हर बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आए, और इम्पोर्टेंट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। अब करते हैं इनको सॉल्व। तो x के नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो x अपॉन -3 इंटू -1, तो प्लस का 3, माइनस साइन बीच में आएगा क्योंकि हमेशा आता है फॉर्मूले में, -1 इंटू -1 वो -8, तो क्या बन जाएगा प्लस का 8। ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लस का 8, तो ये माइनस का साइन पहले से था तो ये एक्चुअल में -8 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन, देखो 8 3 24, तो माइनस का 24 आएगा क्योंकि माइनस का 8 है वहां इसलिए। और नेक्स्ट क्या है, -3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 12, तो बट यहाँ पे एक और हम माइनस का साइन लगा दे तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन -4, और 3 बन जाए 3, तो -3 आएगा, बट एक साइन माइनस का पहले से हम फॉर्मूले का लगाते हर बार बताता हुआ आ रहा हूं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो आगे कितना आएगा ये सॉल्व करके हम इससे, तो x अपॉन -5 इज इक्वल टू y अपॉन -12 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। ठीक, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो -5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो -5 अपॉन -1, दिस मीन्स 5, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। ठीक, ऐसे ही हम इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो -12 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू -12 अपॉन -1, दिस मीन्स y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस का 12। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमने बोला था x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 अपॉन 12, क्योंकि x अपॉन वाई था तो x ऊपर और 12 मतलब y की वैल्यू नीचे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड पार्ट, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? अभी देखो इसमें हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, और कितने सही क्वेश्चंस है और कितने गलत क्वेश्चंस है ये नहीं बताया है, तो हम इन्हीं को एक्स वाई मानेंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्टली। तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, और इसमें मैंने लिख लिया है लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स इज इक्वल टू राइट आंसर्स इज इक्वल टू एक्स। देखो उसने कुछ रॉन्ग किए हैं कुछ राइट किए हैं, तो पता नहीं हमें कितने किए हैं,
तो राइट आंसर्स को हमने x मान लिया है और रॉन्ग आंसर्स को हम क्या मानेंगे, y। तो क्या मानेंगे, लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी y। ठीक, इतनी क्लियर है बात। अब चलते हैं, और तो इसने हमसे पूछा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे। तो अब खुद बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे x प्लस वाई, क्योंकि जितने राइट किए हैं और जितने रॉन्ग किए हैं दोनों को हम प्लस करेंगे, तभी तो हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल पाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, देखो इसने फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बोली थी, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो क्या बोला था इसने, क्लियर है इतनी बात। और सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी वो क्या था कि जो मार्क्स थे वो करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिल रहे थे, 4। तो 4x हो जाएंगे, क्योंकि करेक्ट क्वेश्चंस उसने किए हैं कितने, x। तो जब एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिल रहे हैं तो x क्वेश्चन के लिए कितने मिलेंगे, 4x। ऐसे ही पहले कंडीशन क्या थी, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिल रहे थे और सेकंड जो गलत था उसके लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा था, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या है, सही के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और गलत के लिए 2 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे। तो 2y इज इक्वल टू, तब उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 50 मार्क्स। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व, तो वो करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो उसके लिए हम पहले लिख लेते हैं, देखो ये प्लस का 40 है वहां, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का 40। तो यहीं पे कर दे रहा हूँ, -40 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे यहाँ पे -50 इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 सबसे पहले लिख लेंगे और नीचे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। फिर x के नीचे देखो, x के इन दोनों पोर्शन को हम हाइड कर लेंगे, बचेगा क्या, -1 और -2। तो यहाँ लिखूंगा -1 और ये -2 और -40 यहाँ पे -50, ठीक है। ये -40 और -50 यहाँ लिख लिया। अब y के कोफिशिएंट को हम हाइड करेंगे, तो इसको और इसको हाइड कर लेंगे, बचेगा क्या, 3 और 4 और -40 और -50। तो -40 और -50 पहले से लिखा हुआ है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 और 4। यहाँ लिख लेंगे हम 3, यहाँ लिखेंगे 4। अब इन दोनों को हाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 3, 4 और -1 और -2। तो 3, 4 पहले से लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखेंगे, -1 और यहाँ लिखेंगे हम -2। क्लियर है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो x के नीचे क्या हो जाएगा, -50 इंटू -1 तो प्लस का 50 हो जाएगा, -2 इंटू -40 करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 80 इज इक्वल टू y अपॉन क्या हो जाएगा, 4 4 या 16 यानी कि -160। और ऐसे ही ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस, देखो माइनस तो एक फॉर्मूले का लगेगा और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ही साइन आएगा, तो प्लस माइनस माइनस का बन जाता है प्लस का 150, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस 4 बन जाए 4 यानी कि माइनस का 4। तो एक माइनस ये रहा, माइनस माइनस प्लस का 4, ये आएगा इसका आंसर, ठीक। अब चलते हैं इससे आगे। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, x अपॉन -30 इज इक्वल टू यहां पे कितना आएगा, y अपॉन देखो -160 और प्लस का 150 तो कितना आएगा, माइनस का 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन -6 और प्लस 4 कितना आएगा, माइनस का 2। तो यहां से हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे सबसे पहले, तो इसका इससे कंपेयर करने से कितना आएगा हमारे पास आंसर, x इज इक्वल टू -30 अपॉन -2, क्योंकि ये 30 वहां आके मल्टीप्लाई में ऊपर पहुंचेगा तो इससे कैंसिल आउट होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 और ऐसे ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल 2 5 और 10, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 है। अभी इसने ये करेक्ट आंसर्स हैं, ये इनकरेक्ट आंसर्स हैं, तो इसने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास हो जाएंगे x प्लस वाई, दिस मीन्स 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 क्वेश्चंस, यानी कि उसने 20 क्वेश्चंस पूरे टेस्ट में अटेम्प्ट किए होंगे। तो यहां तक ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू फोर्थ पार्ट, places A and B are 100 kilometers apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? अभी देखो इसमें हमें स्पीड्स फाइंड करनी है दोनों कार्स की, तो हम क्या करेंगे, इसमें स्पीड का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास क्या होता है,
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस हमें दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, तो इसी से कुछ करके हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने से पहले हम इसकी कुछ कंडीशन समझ लेते हैं कि क्या रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 2 कार्स हैं, ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट कंडीशन है, वो क्या कह रहा है कि दोनों कार्स क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दिस मीन्स ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। और सेकंड कंडीशन है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मीन्स ए इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस वही है कितना 100 किलोमीटर दोनों केसेस में, ठीक है। अब क्या है, देखो इसमें हम क्या करेंगे कि एक बात हम इसमें जानेंगे कि ये जो ए है इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए बी से, जिससे कि ए बी को मीट कर सके कुछ टाइम के बाद, है ना। तो अब एक बार बताओ, जब मान लो कि इसको यहां तक आने में कुछ टाइम लग रहा होगा और उसी टाइम में ये बी भी थोड़ा सा डिस्टेंस चल लेगा, मान लो यहां तक चला गया बी कुछ टाइम के बाद, है ना। और ए को यहां तक आने में कुछ टाइम लग रहा होगा यहां तक, क्योंकि अभी बी यहां पे है, तो ए भी यहीं पे पहुंचेगा बी के पास। तो ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये पूरा डिस्टेंस, है ना। और बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इतना डिस्टेंस। तो हम अगर ए डिस्टेंस में से, इस वाले डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना डिस्टेंस आना चाहिए, इतना डिस्टेंस आ जाना चाहिए, जो कि है 100 किलोमीटर्स। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर हम ए के डिस्टेंस कवर में से बी का डिस्टेंस कवर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना डिस्टेंस बचेगा, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा, जो कि इन दोनों के बीच में पहले से डिस्टेंस था। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। पहली इक्वेशन हमारी बनेगी इस कंडीशन से। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या थी, उससे हम सेकंड कंडीशन बनाएंगे। तो सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसने बोला सेम डायरेक्शन में, तो जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो एक बात देखो कि जो कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगा और कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगा, और दोनों का डिस्टेंस अगर हम टोटल करेंगे, मान लो ये कुछ टाइम के बाद ए यहां आ गया और मान लो ए यहां पे आ जाता है, क्योंकि ए की स्पीड ज्यादा है तो ए ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, और बी की स्पीड थोड़ी कम है तो वो थोड़ा कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो मान लो बी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये बी का डिस्टेंस है, ये ए का डिस्टेंस है। अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस टोटल करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है ना। तो हमें ये चीज याद रखनी है, तो इससे हमारी क्या बनेगी, सेकंड कंडीशन बनेगी। तो चलते हैं इसके अब सॉल्यूशन की तरफ। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट पे आ गए हम, और मैंने इसकी कंडीशन आपको समझा दी है, और अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमने पॉइंट ए से मान ली है किसी भी कार की स्पीड, ठीक। अब और दूसरे वाली क्या मानेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार फ्रॉम पॉइंट बी वाई, है ना। पॉइंट बी इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड होती है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और डिस्टेंस इसने किलोमीटर में दे रखा है, तो हम भी जो स्पीड लिखेंगे वो किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले हम इसमें एक और कंडीशन समझ लेते हैं, क्या है कि देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना निकलेगा, टाइम वहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया है, तो हम कहेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, है ना। तो डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखो ए पॉइंट से जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा 5 आवर्स में, हमें टाइम पहले से दे रखा है 5 आवर्स, और स्पीड कितनी हमने मानी है, स्पीड हमने मानी थी x किलोमीटर, है ना। तो ए के लिए हमने x किलोमीटर मानी थी। क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड कितनी थी x, और टाइम कितना लगा इसे 5, तो हमारा कितना हो गया डिस्टेंस 5x। सिमिलरली फ्रॉम बी कितना हो जाएगा, तो बी के हमारी स्पीड कितनी थी y, और 5 आवर्स ये भी चला है, तो कितना हो जाएगा 5y। तो यहां तक क्लियर है कि जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट ए वो होगा 5x, और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी कितना होगा 5y। ये बात क्लियर है, क्योंकि हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड हमने x और y मानी थी इनकी, है ना। और
टाइम कितना लग रहा है दोनों को 5 आवर्स। उसने बोला है 5 घंटे के बाद दोनों मीट करते हैं एक दूसरे को, तो दिस मीन्स टाइम कितना लगेगा इन्हें मिलने में 5 आवर्स लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके केस फर्स्ट की तरफ। तो अभी हम बात करते हैं केस फर्स्ट की, जिसमें है सेम डायरेक्शन। तो उसने बोला था कि हम जब सेम डायरेक्शन में 2 कार्स जा रही है तो क्या होगा। ठीक है, तो उसमें उसने बोला था कि 5 आवर्स उन्हें मीट करने में कितना टाइम लगता है 5 आवर्स। तो हमने देख लिया है इससे पहले कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना हो जाएगा 5x और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी कितना हो जाएगा 5y। तो मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि दोनों का डिस्टेंस जब हम माइनस करेंगे तो दिस मीन्स 5x माइनस 5y, तो कितना आना चाहिए 100 किलोमीटर्स आना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था 100 किलोमीटर्स था। दोनों में डिफरेंस 100 किलोमीटर्स का था। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अभी एक बात इसमें याद रखना कि हमेशा मैंने ये जो डिस्टेंस था ये ए का डिस्टेंस था और ये बी का डिस्टेंस था। तो मैंने ए का डिस्टेंस ही आगे इसलिए लिया है क्योंकि जो पीछे कार थी उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया हुआ बजाय बी के, तभी तो वो उसे मीट करेगा। अदरवाइज अगर ये कम डिस्टेंस कर पाता तो कभी दोनों मीट नहीं कर पाते, है ना। अब हमारे पास है केस सेकंड। अब केस सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, देखो अपोजिट डायरेक्शन के लिए है। जब अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को प्लस करेंगे, तभी तो 100 किलोमीटर आएगा। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो लेकिन इस बार क्या डिफरेंस है इसमें और सेकंड में, कि इसमें टाइम लग रहा था हमें 5 आवर्स, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई किया था, है ना, इनके स्पीड के संग। अब केस सेकंड में क्या लग रहा है, इनको कम टाइम लग रहा है, क्योंकि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जल्दी मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से इन्हें अब टाइम कितना लग रहा है 1 आवर। उसने बोला है अब 1 घंटे के बाद मिल रहे हैं, तो हम क्या एक्स के संग भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, और वाई के संग भी 1 का, और दोनों को करेंगे प्लस। तो x इंटू 1 तो x ही रहेगा, प्लस y इंटू 1 y ही रहेगा, और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर्स रहेगा। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन चुकी है, और इससे पहले वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास इक्वेशंस हैं, हम अब इन्हें करेंगे सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अभी मैंने यहाँ पे 2 इक्वेशंस लिख ली हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x लिखेंगे यहाँ इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। ये हम हमेशा लिख लेते हैं, नीचे लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं इनके नीचे। ठीक है, अब देखो x के नीचे लिखेंगे तो ये कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट जो है x के वो हम हाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या है -5, तो यहाँ मैं -5 लिखूंगा। यहाँ क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दूंगा, है ना। ये क्या बचा, देखो यहाँ पे ये हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा -100 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही ये भी हो जाएगा यहाँ पे आके -100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है, ऐसे स्किप नहीं करना। अब यहाँ क्या बचेगा, ये 5 और 1 तो मैंने यहाँ लिख दिया -5 और 1, और यहाँ क्या बचा -100 और ये भी -100, है ना। तो मैं यहाँ लिख दूंगा -100 और ये भी -100 यहाँ लिख दिया है। अब देखो इसमें आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ से 5 कॉमन लेके और यहाँ पे डिवाइड करके इसे 20 भी बना सकते हो, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, जैसी फर्स्ट इक्वेशन थी सिंपल वैसी ही इक्वेशन लिख ली है। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अब आती है बात y की, तो y के अगर मैं कोफिशिएंट्स हाइड करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा -100 तो मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है। यहाँ क्या है 5 और 1, तो यहाँ 5 और 1 लिख दूंगा। अब मैं इस कॉन्स्टेंट को हाइड करूंगा, मेरे पास क्या बचेगा 5 1 और 5 1 और -5 1 बचेगा, है ना। तो 5 1 तो पहले से यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखना है हमें -5 और यहाँ पे 1। इतनी बात क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। देखो -5 इंटू -100 तो कितना हो जाएगा प्लस का 500, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, फिर बीच में माइनस का साइन, और 1 इंटू -100 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 100 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू -100 करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 100, -100 इंटू 5 करूंगा तो माइनस का 500 आएगा, है ना। तो माइनस तो पहले से लगा हुआ, तो माइनस का 500 यहाँ लिखूंगा तो प्लस का 500 ये हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 इंटू 5 तो 5 आ जाएगा, और -1 इंटू -5 होता है, तो माइनस पहले से लगा हुआ तो प्लस का 5 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा -5, बट यहाँ -5 -1 पहले से था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x अपॉन 600 इज इक्वल टू y अपॉन 400, क्योंकि 500 प्लस का है, माइनस का 100 होगा तो कितना आएगा 400 आ जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां से हम इसको पहले इससे कंपेयर करेंगे, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे। हर बार हम ऐसा ही करते हैं ना। तो एक बार तो मेरी कंडीशन बनेगी x अपॉन 600 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। तो 600 जब वहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा मेरा, ये 10 से ये
60 टाइम कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर्स पर आवर। ऐसे ही y अपॉन 400 इज इक्वल टू 1/10 लिखूंगा तो ये कितना आ जाएगा 400/10 y की वैल्यू आ जाएगी यहां से, है ना। तो जब y की वैल्यू 400/10 आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो यहां से हमने a की फ्रॉम पॉइंट A निकाल ली है कार की स्पीड, और फ्रॉम पॉइंट B कितना होगा 40 किलोमीटर्स पर आवर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Now next we have fifth part, and according to fifth part, the area of the rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. अब इसका सेकंड केस है, if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. अभी देखो इसमें साफ दे रखा है कि इसमें हमें डायमेंशंस फाइंड करने हैं, तो हमें लेंथ और ब्रेथ हमें कुछ मानने पड़ेंगे। तो वेरिएबल्स मानेंगे हम उन्हें, लेंथ को L मानेंगे या फिर X मान सकते हो आप, और ब्रेथ को B या फिर Y मान सकते हो। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसके लिए, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी X एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी Y। तो मैंने लेंथ और ब्रेथ को X और Y मान लिया है रेस्पेक्टिवली, और तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारी लेंथ है X और ब्रेथ है Y, तो कितना हो जाएगा X इंटू Y। तो हमारा ये बन गया एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ से कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या कंडीशन है कि अगर हम लेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं 5 यूनिट्स, तो हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे X माइनस 5, ठीक है, ये होगी हमारी लेंथ। और ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं हम इस बार कितना 3 यूनिट से, तो y प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ब्रेथ कितनी थी हमारी y थी, है ना। तो हमने ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिया तो y प्लस 3 हो जाएगा। और हम लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, ये लेंथ इंटू ब्रेथ करा तो कितना आना चाहिए, एरिया आना चाहिए। तो इसने एरिया के बारे में क्या बोला, एरिया इज डिक्रीज्ड बाय 9 यूनिट्स। तो एरिया हमारे पास पहले कितना था XY, अब ये कितना हो गया, डिक्रीज हो गया। जब हमने इनको इंक्रीज और इसको डिक्रीज और इसको इंक्रीज कर दिया तो हमारा एरिया कितना हो गया, डिक्रीज हो गया बाय या 9 यूनिट्स। तो डिक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, -9 कर देंगे, ठीक है। तो ये हम इसको थोड़ा सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा। देखो x इंटू वाई, जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं कैसे करते हैं, x इंटू वाई प्लस 3, फिर -5 इंटू वाई प्लस 3। क्लियर है इतना। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, x इंटू वाई कितना हो जाएगा, XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू XY माइनस 9। देखो इसे मैं थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, देखो ये XY और ये XY एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये वहां आके माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3x क्या कितना बचेगा यहाँ पे, 3x माइनस 5y माइनस 15 और ये माइनस का 9 यहाँ के क्या बन जाएगा, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें 0 रखना होता है इक्वेशन में, है ना। तो 3x माइनस 5y और प्लस का 9 है, माइनस का 15 है, तो कितना आंसर बचेगा हमारा, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, जो हमारी केस फर्स्ट से थी, ये कंडीशन फर्स्ट थी हमारी यहाँ पे, है ना। यहाँ लिखेंगे हम कंडीशन फर्स्ट, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट से थी। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। क्या है सेकंड कंडीशन, अभी हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में इसने क्या बोला था कि हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे 3 यूनिट्स, तो लेंथ कितने हो जाएगी हमारी, x प्लस 3, क्योंकि पहले x थी, अब हमने इंक्रीज कर दिया 3, ठीक है। और ब्रेथ को भी इस बार इसने इंक्रीज ही किया है बाय 2 यूनिट्स, दिस मीन्स y प्लस 2। इस बार देखो लेंथ और ब्रेथ दोनों इंक्रीज हुई है, पिछली बार लेंथ डिक्रीज हुई थी और ब्रेथ इंक्रीज हुई थी, ठीक है। तो इस बार हमारा एरिया क्या बन जाएगा, XY, क्योंकि ये तो ओरिजिनली एरिया था ही ये। उसके बाद इसने क्या बोला है कि इसके बाद वो 67 यूनिट्स और बढ़ गया है, तो प्लस 67 इधर लिख देंगे। इतना क्लियर है, इक्वेशन बनाने में कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है ये 2 लिखा है मैंने, ठीक है। अब हम पहले की तरह इसके पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और थोड़ी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा x इंटू वाई प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू XY प्लस 67, यहाँ पे ऐसा का ही रहेगा जैसा लिखा हुआ है, XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस
अभी देखो ये 2 है तो 3 2 या 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। देखो एक्स वाई से दोबारा से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी क्या है कि ये प्लस का 67 था, वहां आके क्या हो जाएगा माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस का 67 लिख दिया है। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा माइनस का 61 आएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई थी पहले और सेकेंड इक्वेशन भी आ चुकी है, तो हम करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन और लिख लेता हूं इसके नीचे। यहाँ क्या था, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो वो करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो वो करने के लिए मैं यहाँ पे पहले x लिखूंगा इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे इस तरीके से नीचे लाइन ड्रॉ कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे देखो x के नीचे लिखूंगा तो x के कोफिशिएंट्स को हम हाइड करेंगे। यहाँ पे क्या बचा 3 और माइनस 5, यहाँ क्या बचेगा माइनस 61 और माइनस का 6। इतना क्लियर है। अब y के नीचे मैं लिखूंगा तो y के कोफिशिएंट्स को हाइड करूंगा, 3 और 5 को हाइड करने के बाद यहाँ क्या बचेगा 2 और 3 और माइनस 61 और माइनस 6। तो देखो माइनस 61 और माइनस 6 तो यहाँ पहले से लिखा है, बचेगा क्या 2 और 3, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 और यहाँ लिख दूंगा 3। अब बात आती है इसको हाइड करने की, तो इसको अगर हम हाइड करेंगे थोड़ी देर के लिए तो हमारे पास देखो क्या बचा 2 3 और 3 5। तो 2 3 तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, बचे क्या 3 और 5, तो 3 और माइनस 5 यहाँ लिख दूंगा क्योंकि माइनस का 5 है। ठीक है, याद रखना इसको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो x अपॉन इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 6 3 जा 18 माइनस 18 माइनस का साइन यहाँ लगेगा 5 इंटू 61 करना है हमें। अगर हम 5 इंटू 61 करेंगे तो समथिंग आएगा, देखो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 305 आएगा। बट ये माइनस का ये भी माइनस का तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का साइन हमारा फॉर्मूले का होता है, वो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक, इज इक्वल टू वाई अपॉन, देखो 3 से मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18 183 आएगा और ये आएगा माइनस का इस बार। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का 61 है प्लस का 3 है, तो जब माइनस प्लस मल्टीप्लाई होता है आंसर आता है माइनस का। ये माइनस का साइन फॉर्मूले का 6 2 या 12, तो प्लस का 12 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आएगा। बट यहाँ पे एक माइनस साइन पहले से लगा होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 या 10 माइनस का 10 क्योंकि माइनस का 5 इंटू 2 करेंगे माइनस 3 3 या 9 क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, बट ये माइनस साइन आता है फॉर्मूले में बीच में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो x अपॉन क्या बनेगा हमारा, हमारे पास आएगा x अपॉन, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 323 माइनस का, क्योंकि 305 प्लस 18 करेंगे तो 23 हो जाता है। ठीक है, अब y अपॉन क्या बनेगा, y अपॉन माइनस 183 है और प्लस का 12 है तो कितना बनेगा ये माइनस का 171, क्योंकि जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो 171 आएगा। इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 19, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और साइन किसका आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, अब यहां तक हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे और फिर इसको और इसको कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इसको इससे कंपेयर करके यहाँ लिख लिया है सामने। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 323 डिवाइड बाय माइनस 19। देखो ये माइनस का 19 मैंने नीचे लिखा है, इससे मैं माइनस का साइन ऊपर भी लिख सकता हूँ, बात एक ही होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ मेरे को लिखना यहाँ चाहिए था माइनस का साइन, लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस साइन ऊपर लिख दिया है इस बार, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 19 से। अगर हम 323 को डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड करके देख लेना, मैंने ये पहले से डिवाइड करके लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये आता है आंसर हमारा 17। ठीक है, और यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी माइनस 1 इंटू माइनस 171 है ना, क्योंकि माइनस का 171 है अपॉन 19 तो यहाँ चल रहा था। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 171 अपॉन 19। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 19 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये आता है 9 आंसर। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 9 मीटर्स या फिर 9 यूनिट्स, जो भी इसके यहाँ पे यूनिट्स में आएगी क्योंकि कुछ मीटर और सेंटीमीटर कुछ दे नहीं रखा था। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारे पास लेंथ कितनी आ गई है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी आ गई है हमारे पास 17 यूनिट्स।
ठीक है। एंड ब्रेथ कितनी आ गई है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 9 यूनिट्स। तो यहां आके हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करके जाओ यार। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।